गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, अपन यूनिट नंबर थर्ड जो स्टार्ट कर रखी थी लिक्विड स्टेट के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जो चल रही है यूनिट नंबर थर्ड है अपने पास। यूनिट का नाम है अपने पास लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था के बारे में आज क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। द्रव अवस्था में आज का जो टॉपिक रहेगा अपने पास द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत। द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत, द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत। द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, थ्योरी ऑफ लिक्विड थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है भाई, थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो आप आज डिस्कस करेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और इसके क्या क्या सिद्धांत है। जनरली अपने कहें कि जो द्रव अवस्था होती है, द्रव क्रिस्टल को अविरल का गुण पाया जाता है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी कि द्रव अवस्थाओं में अविरलता का गुण पाया जाता है, अर्थात द्रव क्रिस्टल्स की व्याख्या के लिए अपन कह सकते हैं कि अविरलता के गुणों की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत दिया गया, इसलिए इसे द्रव क्रिस्टलों का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत के अनुसार यदि अपन कहें कि द्रव क्रिस्टल है, इनके अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि द्रव क्रिस्टलों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, ना ही इन द्रव क्रिस्टलों को किसी फिल्टर पेपर या फिल्टर पत्र के द्वारा क्या किया जा सकता है, छाना नहीं जा सकता है। इन्हें फिल्टर पेपर या फिल्टर पत्र की सहायता से छाना जा सकता है और ना ही इन्हें फिल्टर पेपर की सहायता से छाना जा सकता है। अतः इस आधार पर वैज्ञानिक लेहममान ने समांगी तंत्र नाम दिया। द्रव क्रिस्टलों को क्या दिया कि द्रव क्रिस्टल एक समांगी तंत्र है। वैज्ञानिक लेहममान ने सबसे पहले बताया कि द्रव क्रिस्टल कैसा तंत्र है, कि समांगी तंत्र है। अपन क्या बोल रहे हैं, द्रव क्रिस्टल जिनमें अविरलता का अध्ययन, अविरलता के गुण का अध्ययन करने के लिए अपन ने देखा कि द्रव क्रिस्टलों को अविरलता के अध्ययन के लिए द्रव क्रिस्टल सिद्धांत दिया गया, जिसके सिद्धांत के अनुसार इन्हें द्रव क्रिस्टलों को ना तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है और ना ही इन्हें किसी फिल्टर पत्र के द्वारा छाना जा सकता है। ठीक है भाई, अतः वैज्ञानिक लेहमान के अनुसार द्रव क्रिस्टल एक समांगी मिश्रण होता है। द्रव क्रिस्टल क्या है कि समांगी तंत्र है, जिसमें अपारदर्शिता व अविरलता केवल प्रकाश के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होती है। अपारदर्शिता या विरलता किसके द्वारा उत्पन्न होती है अपने पास, प्रकाश के प्रभाव के द्वारा ही क्या होती है अपने पास, उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, तो डेफिनेशंस पहले तो कि द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं। द्रव क्रिस्टलों की अविरलता, द्रव क्रिस्टलों की अविरलता, द्रव क्रिस्टलों की अविरलता के गुण का अध्ययन है, गुण का अध्ययन
द्रव क्रिस्टलों की अविरलता के गुण का अध्ययन तथा व्याख्या के लिए दिए गए सिद्धांत व्याख्या के लिए दिए गए सिद्धांत द्रव क्रिस्टलों की अविरलता के गुण का अध्ययन तथा व्याख्या करने के लिए दिए गए सिद्धांत द्रव क्रिस्टल सिद्धांत कहलाते हैं। दिए गए सिद्धांत को द्रव क्रिस्टल सिद्धांत कहते हैं। ठीक है भाई, द्रव क्रिस्टल सिद्धांत कहते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक लेहमान ने द्रव क्रिस्टलों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक लेहमान ने द्रव क्रिस्टलों का अध्ययन करके बताया कि इन्हें ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है और ना ही इन्हें फिल्टर पेपर के द्वारा छाना जा सकता है और ना ही इन्हें फिल्टर पेपर के द्वारा छाना जा सकता है कि ना तो इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है और ना ही इन्हें फिल्टर पेपर के द्वारा छाना जा सकता है। अतः इस आधार पर द्रव क्रिस्टल एक समांगी तंत्र नाम दिया। अतः इस आधार पर लेहमान ने द्रव क्रिस्टल को क्या नाम दिया भाई? द्रव क्रिस्टल को समांगी तंत्र, द्रव क्रिस्टल को समांगी तंत्र नाम दिया।
वैज्ञानिक लेहमान ने द्रव क्रिस्टल को कौन सा तंत्र नाम दिया? सहमांगी तंत्र नाम दिया, जो कि अपारदर्शिता या अविरलता केवल प्रकाशिक प्रभाव के कारण ही होती है। ठीक है भाई, एक समांगी तंत्र नाम दिया जिसमें अपारदर्शिता, जिसमें अपारदर्शिता व अविरलता केवल एक प्रकाशिक प्रभाव के कारण होती है। केवल एक प्रकाशिक प्रभाव के कारण होती है। प्रकाशिक प्रभाव के कारण होती है। ठीक है भाई, जिनमें अपारदर्शिता तथा अविरलता किसके कारण होती है? एवं प्रकाशिक एक प्रकाशिक प्रभाव, ऑप्टिकल इफेक्ट, कौन से प्रभाव के कारण? ऑप्टिकल इफेक्ट के कारण होती है। किसके कारण होती है अपने पास? ऑप्टिकल इफेक्ट के कारण अविरलता व अपारदर्शिता आपके पास उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं अपन? द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट अपने पास होता है कि सर्वाम झुंड, जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है भाई, सर्वाम थ्योरी ऑफ लिक्विड, कि द्रव क्रिस्टलों की सर्वाम थ्योरी क्या है? तो अपन कहते हैं कि द्रव क्रिस्टल अपने पास झुंडों के रूप में पाया जाता है। किसके अनुसार? द्रव क्रिस्टल के अवयवी अणु विभिन्न झुंडों के रूप में समांतर रूप से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। वैज्ञानिक झुंड ने सर्वाम सिद्धांत प्रतिपादन किया, ई बोस ने किया। झुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ई बोस ने किया, जिसके अनुसार द्रव क्रिस्टल झुंडों के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। द्रव क्रिस्टल किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं? झुंडों के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, तथा इनमें समांतर रूप से छोटे छोटे क्रिस्टल उपस्थित होते हैं, जो एक समान क्या करते हैं? व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसमें समांतर रूप से छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, जो एक समांतर व्यवहार क्या होते हैं? करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक समांतर व्यवहार क्या करते हैं अपने पास? प्रदर्शित कहते हैं। इसे ही ध्रुव क्रिस्टलों का सर्वाम या झुंड सिद्धांत कहते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सिद्धांत अपने पास आ रहा है ध्रुव क्रिस्टलों का सर्वाम सिद्धांत। ध्रुव क्रिस्टलों का सर्वाम, ठीक है, ध्रुव क्रिस्टलों का सर्वाम ऑब्लिक झुंड, झुंड सिद्धांत। ठीक है भाई, किसने दिया सबसे पहले? यह सिद्धांत 1909 में ई बोस ने दिया। यह सिद्धांत 1909 में ई बोस द्वारा दिया गया। हाँ भाई, यह सिद्धांत 1909 में किसके द्वारा दिया गया? ई बोस के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव क्रिस्टल के अवयवी अणु विभिन्न झुंडों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, इस सिद्धांत के अनुसार द्रव क्रिस्टलों में अवयवी अणु झुंड
द्रव क्रिस्टलों में अवयवी अणु विभिन्न झुंडों में समांतर व्यवस्थित रहते हैं। विभिन्न झुंडों में विभिन्न झुंडों में समांतर रूप से छोटे क्रिस्टल, है ना, विभिन्न झुंडों छोटे छोटे समांतर रूप से छोटे क्रिस्टल समांतर रूप से छोटे क्रिस्टल समान व्यवहार करते हैं। समान व्यवहार करते हैं। ठीक है भाई, झुंडों के रूप में क्या करते हैं, समान व्यवहार करते हैं, लेकिन ये संपूर्ण क्रिस्टल में अव्यवस्थित रूप से विन्यासित रहते हैं। लेकिन ये संपूर्ण क्रिस्टल में अव्यवस्थित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या होते हैं, झुंड में होते हैं, लेकिन अव्यवस्थित रूप से क्या होते हैं, अविन्यासित होते हैं। द्रव क्रिस्टल में होने वाला प्रकाश परिकिरणी अविरलता का कारण है तथा द्रव क्रिस्टल में होने वाला प्रकाश अविरलता का कारण है। द्रव क्रिस्टल में होने वाला प्रकाश परिकिरणी अपने पास क्या है, अविरलता का कारण है। अतः द्रव क्रिस्टल का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये समूह आपस में मिल लेते हैं। ठीक है भाई, कि आपके पास जैसे मैं ताप बढ़ाऊंगा तो इनकी गतिशीलता बढ़ती है, गतिशीलता बढ़ने पर ये आपस में एक दूसरे के अणु आपस में क्या मिल लेते हैं, मिलने लग जाते हैं। समूह के आकार छोटा होने तथा एक निश्चित समूह का आकार छोटा हो जाता है, जिससे निश्चित समूह आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें उपस्थित अविरलता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है भाई, जैसे ताप बढ़ा रहा हूँ तो आपके पास उनकी गति बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समूह के अणु पास में मिलने लगते हैं, और विभिन्न समूहों के मिलने की वजह से इनके आकार क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिससे इनमें अविरलता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये द्रव का अतः ताप कम करने पर यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में चलने लगती है। जैसे आप ताप कम करोगे तो ये प्रक्रिया कौन सी दिशा में चलने लग जाएगी, विपरीत दिशा में चलने लग जाती है। अतः ताप करने पर यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में चलने लग जाती है तथा स्वच्छ द्रव पुनः अविरल द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कि ताप बढ़ाने पर अविरलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए द्रव को किस द्रव में चला जाता है, स्वस्थ द्रव में चला जाता है। जैसे आप ताप कम करोगे द्रव क्रिस्टलों का, तो ताप कम करने पर अविरलता अपने पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कि आपके पास स्वस्थ द्रव पुनः अविरल द्रव में क्या हो जाता है, अपने पास परिवर्तित हो जाता है। यह सिद्धांत अपने पास क्या कहलाता है, झुंड सिद्धांत या ध्रुवों का क्रिस्टल सिद्धांत। स्टूडेंट्स, इसकी यदि कमियों की बात करूं मैं, तो कुछ द्रव क्रिस्टल अपने पास अविरलता एक निश्चित ताप पर समाप्त हो जाती है तथा उन्हें स्वस्थ द्रव में परिवर्तन को ही इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका। कि आप ये कह रहे हैं कि अविरलता एक निश्चित ताप पर अपने पास क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है,
तथा उसके स्वस्थ द्रव में कैसे परिवर्तन होता है उसे नहीं समझा सका, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर अविरलता क्या होती है, अपने पास खत्म होती है। और यदि अविरलता खत्म हो रही है, अविरलता खत्म हो रही है तो एक स्वच्छ द्रव में क्या हो रहा है, वो परिवर्तित हो रहा है। लेकिन स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो रहा है उसे ये सिद्धांत क्या नहीं समझा सका। पहले आपके पास क्या है कि इस द्रव क्रिस्टल की अविरलता का एक निश्चित ताप पर समाप्ति तथा उसके स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होने, उसके स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होना इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझा सका। दूसरा अपन ये कहते हैं कि द्रव क्रिस्टल अवस्था कुछ ही दीर्घ श्रृंखला वाले यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। द्रव क्रिस्टल अवस्था जो होती है वो कुछ ही दीर्घ श्रृंखला युक्त यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि छोटी श्रृंखला वाले यौगिकों में ये संभव नहीं है। द्रव क्रिस्टल कुछ ही दीर्घ श्रृंखला वाले यौगिकों में दर्शाई जाती है, कुछ छोटी श्रृंखलाएं आपके पास उपस्थित है उनमें ये अवस्थाएं नहीं दर्शाई जाती, जिसे भी ये नहीं समझा सका कि क्यों छोटी श्रृंखला में अपन क्या नहीं दर्शा सकते, अपन द्रव क्रिस्टल अवस्थाओं को नहीं दर्शाया जा सकता। इस सिद्धांत द्वारा स्मेटिक क्रिस्टल को कांच की पट्टी पर रखने पर एक सीढ़ी नुमा रेखा बनने के गुण को भी ये नहीं समझा सका कि आपके पास एक स्मेटिक अवस्था होती है जिसे अपन कांच की पट्टी पर रख दें तो एक वो सीढ़ी नुमा रेखा में बदल जाती है, सीढ़ी नुमा संरचना बना लेती है। जो सीढ़ी नुमा संरचना यदि स्मेटिक अवस्था बना रही है तो वो सीढ़ी नुमा संरचना क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, इसे भी ये नहीं समझा सका। ये आपके पास क्या हो रहे हैं, इसके द्रव क्रिस्टल सिद्धांत के क्या अपने पास कमियां हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आता है थर्मोग्राफी। ठीक है, क्योंकि द्रव क्रिस्टल का झुंड का नियम हो गया। थर्मोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कहूँ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 से 3 बार आपसे पूछा गया है थर्मोग्राफी और 7 खंड सेल। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि थर्मोग्राफी क्या होती है। थर्मोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें द्रव क्रिस्टलों को ठोस क्रिस्टलों की भांति प्रकाश का क्या होता है, इसमें अपवर्तन होता है। जैसे द्रव क्रिस्टलों के ठोस क्रिस्टल में प्रकाश का परिवर्तन होता है वैसे ही द्रव क्रिस्टल में भी प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसकी यह क्या करती है, व्याख्या करती है, जिसका उपयोग अपन रेडियो टेक्नोलॉजी में, मतलब घड़ी की जो डॉट नंबरिंग, कैलकुलेटर की नंबरिंग, इनमें अपन इन टेक्नोलॉजी का यूज लिया जाता है। ये जो थर्मोग्राफी है वह 7 खंड सेल है। ये दोनों की दोनों विधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा अपन ये कहते हैं कि आपके पास ये जो विधियां हैं ये द्रव क्रिस्टलों का अनुप्रयोग है, जिसमें अपन चिकित्सक क्षेत्र में जैसे जितनी भी अपने पास टेक्नोलॉजी होती है, ट्यूमर की गांठ का पता लगाना, यदि आपके पास कुछ डिजीज हो रही है, यदि शरीर में कुछ डिजीज है, उसको जो अपन लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट में जो टेक्नोलॉजी अपन यूज लेते हैं उनका पता लगाने के लिए जो क्रिस्टल्स, द्रव क्रिस्टल लिक्विड अपने पास यूज लिया जाता है, वो लिक्विड क्या होते हैं, अपने पास द्रव क्रिस्टल होते हैं। ठीक है भाई। तो ये अपने पास ये 2 विधि हो रहा है, ऐसे करके अपने पास द्रव अवस्था क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है भाई। पहले अपने पास है थर्मोग्राफी। ठीक है, थोड़ा सा इसका अपन लिख लेते हैं कि थर्मोग्राफी क्या होती है। थर्मोग्राफी थर्मोग्राफी सबसे पहले यदि मैं थर्मोग्राफी की बात करूं तो द्रव क्रिस्टलों में भी ठोस क्रिस्टलों की भांति प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके अनुसार द्रव क्रिस्टलों में भी ठोस क्रिस्टलों की भांति प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है भाई। क्या होता है, अपने पास प्रकाश का अपवर्तन होता है तथा सफेद किरणों में से कुछ तरंगदैर्घ्य अपवर्तित तथा कुछ परावर्तित होती है, तथा
सफ़ेद किरणों में से कुछ तरंग दैर्घ्य परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। कुछ तरंग दैर्घ्य क्या होती है अपने पास, परावर्तित होती है तथा अपवर्तित होती है। अतः क्रिस्टल का रंग ही परावर्तित किरणों का रंग होता है। अतः क्रिस्टल का रंग ही परावर्तित किरणों का रंग होता है। ठीक है भाई, क्रिस्टल का रंग ही आपके पास क्या होता है, परावर्तित किरणों का रंग होता है। जैसे अपने कहते हैं कि कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल होते हैं, उनमें विभिन्न ताप पर, कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल में विभिन्न ताप पर उनके अणुओं के मध्य अपने पास विभिन्न दूरी होती है, जिसके कारण परावर्तित रंग भी अपने पास क्या होता है, भिन्न होता है। द्रव क्रिस्टल जो आपके पास होते हैं उनमें दूरी की वजह से आपके पास अलग अलग अपने पास वो किरणों को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उनका रंग भी क्या होता है, अलग होता है। इस गुण का उपयोग शरीर के तापमान को मापने में किया जाता है। अतः इसका प्रयोग शरीर के तापमान को मापने में किया जाता है। ठीक है भाई, इसका उपयोग क्या किया जाता है, शरीर के तापमान को मापने में किया जाता है तथा सूचिका पट्टी का निर्माण किया जाता है। प्रयोग किया जाता है जिसमें सूचिका, शरीर का तापमान के लिए एक सूचिका पट्टी उपयोग ली जाती है, उसके निर्माण में किया जाता है। मापने में सूचिका पट्टी में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग अपने पास जो शरीर में तापमापी सूचिका पट्टी है उसे किया जाता है, जिसे इसे थर्मोग्राफी भी कहते हैं। भाई थर्मोग्राफी क्यों कहते हैं कि द्रव क्रिस्टल में आपके पास जो परावर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, जिनका उपयोग शरीर के तापमान मापने वाली सूचिका पट्टी के लिए किया जाता है, और उस सूचिका पट्टी को अपन क्या कहते हैं, थर्मोग्राफी कहते हैं। इस विधि के द्वारा द्रव क्रिस्टलों का उपयोग करके अपन मानव शरीर में होने वाले ट्यूमर, फोड़ा, कैंसर्स आदि शरीर के आंतरिक भाग, ट्यूमर आदि इत्यादि का पता लगाकर उसके आकार को ज्ञात किया जा सकता है। कि थर्मोग्राफी विधि के द्वारा शरीर में होने वाले ट्यूमर का आकार ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। अतः जब कोलेस्ट्रिक द्रव हमारे शरीर के अंग तक पहुंचता है, तो जिस अंग में तापमान में वृद्धि हो रही है और दूसरे अंग जिनमें तापमान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, उनमें प्रकाश के परावर्तित के कारण अलग अलग कलर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उस रंग को अलग तरीके से प्रदर्शित करने के कारण वो अपने एक अलग विशेष भाग में क्या होने लग जाता है, वो दिखाई देने लग जाता है। और ये अलग भाग में दिखाई देना ही आपके पास क्या कहलाता है, थर्मोग्राफी कहलाता है। और इस आधार पर डॉक्टर बीमारी का सही पता कर लेता है। ठीक है भाई, तो थर्मोग्राफी हमारे चिकित्सक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज आने वाली टेक्नोलॉजी है। कि यदि किसी के शरीर में मान लीजिए आपके पास कोई डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है और किसी एक सेल्स में डिजीज हो रही है,
तो जहाँ डिजीज होगी वहाँ पर तापमान बढ़ेगा। तो जैसे थर्मोग्राफी क्या होगा कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है वहाँ पर अपने पास क्या होता है, प्रकाश का परावर्तित कर देता है, जिससे एक अलग कलर दिखाई देता है, और उस अलग कलर का आकार पता करके अपन उस बीमारी का क्या कर सकते हैं, आसानी से पता लगाया जा सकता है। यह विधि अपने पास क्या कहलाती है, थर्मोग्राफिक विधि कहलाती है। ठीक है भाई। इसी तरह अपने पास क्या होती है, 7 खंड सेल विधि होती है। ठीक है भाई। दूसरी विधि अपने पास क्या होती है, 7 खंड सेल विधि। 7 खंड सेल। ठीक है भाई। यदि मैं 7 खंड सेल विधि की मैं आपके सामने चर्चा करूं कि 7 खंड सेल विधि क्या होती है, तो 7 खंड सेल विधि का उपयोग डिजिटल उपकरणों के लिए किया जाता है। डिजिटल उपकरण जैसे घड़ियाँ, आपके पास कैलकुलेटर्स, जिनमें ये डिजिट नंबर्स लिखे जाते हैं जो कभी मिटते नहीं हैं, उनके लिए अपन कौन सी द्रव क्रिस्टल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, 7 खंड सेल विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई। तो 7 खंड सेल का उपयोग किसमें किया जाता है, मानव शरीर, 7 खंड सेल का उपयोग डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। इनका उपयोग डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। ठीक है भाई। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, डिजिटल उपकरणों में किया जाता है, जैसे घड़ी, डिजिटल घड़ियाँ, कैलकुलेटर, पीएच मीटर, डिजिटल घड़ियाँ, कैलकुलेटर, ठीक है भाई, पीएच मीटर, कैलकुलेटर, पीएच मीटर आदि, इनमें क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है 0 से 9 अंक को प्रदर्शित करने के लिए। 0 से 9 अंक को प्रदर्शित करने के लिए, अंक को प्रदर्शित करने के लिए इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। कि जो आपके पास 0 से 9 अंक तक है, उनको प्रदर्शित करने के लिए आपके पास क्या किया जाता है, इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये नैमेटिक द्रव क्रिस्टलों से निर्मित इन सेलों में A से G तक 7 खंड होते हैं। इनमें नैमेटिक द्रव क्रिस्टलों से, नैमेटिक द्रव क्रिस्टलों से, नैमेटिक द्रव क्रिस्टलों से बने 7 खंड A से G होते हैं। कितने खंड उपस्थित होते हैं इनमें, 7 खंड A से G उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई। जिनका उपयोग सात खंड A से G आपके पास उपस्थित होते हैं, जिनका उपयोग अपन किसके लिए किया जाता है, डिजिटल घड़ियों के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम संख्याओं को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर उन्हें सेल में भेजा जाता है। इनमें सर्वप्रथम संख्याओं को प्रदर्शित कर उन्हें, संख्याओं को प्रदर्शित कर विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर
विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर सेल में डाला जाता है। सेल में डाला जाता है। ठीक है भाई, संख्याओं को परिवर्तित कर उन्हें किस में डाल देते हैं, सेल में भेजा जाता है। फलस्वरूप खंड में उपस्थित द्रव क्रिस्टल अविरल हो जाता है, जिससे खंड में उपस्थित द्रव अविरल हो जाता है। उपस्थित द्रव क्या हो जाता है अपने पास, अविरल हो जाता है तथा विद्युत संकेत हटाने पर द्रव क्रिस्टल अपना अभिविन्यास तथा विद्युत संकेत हटा लेने पर द्रव क्रिस्टल अपना अभिविन्यास बदलकर पारदर्शी हो जाता है। अपना अभिविन्यास बदलकर पारदर्शी हो जाता है। अभिविन्यास बदलकर क्या हो जाता है भाई, पारदर्शी हो जाता है। ठीक है भाई, अपना अभिविन्यास बदलकर किस में बदल जाता है, पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार स्क्रीन पर बने 0 से 9 तक के अंकों में प्रदर्शित करने में आसानी। इस प्रकार डिजिटल उपकरणों में 0 से 9 अंकों को प्रदर्शित करने में आसानी होती है। ठीक है भाई, ये विधि क्या कहलाती है अपने पास, द्रव क्रिस्टल विधि कहलाती है, जिसमें देखो ऐसे खंड होते हैं, तो ये लो 7 खंड सेल विधि से बोलते हैं। इसमें अपने पास ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी के बाद में डी के बाद में ई, फिर एफ, और ये क्या हो गया अपने पास जी, एफ, ये क्या हो गया जी। ये विधि अपने पास क्या कहलाती है, 7 खंड सेल विधि। ठीक है भाई, इस विधि को क्या कहते हैं अपन, 7 खंड सेल विधि। ठीक है, ऐसे करके अपने पास द्रव अवस्था क्या होती है, कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। इसके बाद में इसका यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट अपने पास ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट अपने पास, एक होती है द्रव अवस्था और दूसरी अपने पास क्या होती है, ठोस अवस्था होती है। ठीक है भाई, ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, और आपने ठोस अवस्था में डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स पढ़े होंगे, और जो मैं ऑलरेडी आपको डिफेक्ट्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है भाई, कहाँ पर पढ़ाया था मैंने डिफेक्ट्स, तो अपन ने यूनिट नंबर 1 जब सॉलिड स्टेट अपन ने पढ़ी थी, तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स आपने पढ़ाए थे, देखे थे आपने, और वो डिफेक्ट्स अपने पास वापस आने, क्योंकि सॉलिड में शॉर्ट की, फ्रैंकलैंड, ये सब डिफेक्ट्स आने वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि ठोस अवस्था के में अपने पास ठोस अवस्था में अपन समदेशिकता, विसमदेशिकता पढ़ेंगे। समदेशिकता के बाद में यहाँ पर अपने पास कुछ इनके रूल्स आएंगे अपने पास, कि कौन कौन से रूल्स है जिनके द्वारा अपन ठोस अवस्था में
जालकों का क्या करते हैं अपने पास निर्माण करते हैं डिफरेंट, एक विमीय जालक, द्विविमीय जालक, त्रिविमीय जालक, ठीक है भाई। इनके बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फलक केंद्रित जालकों की संख्या, ठीक है, बैंड सिद्धांत, NaCl क्रिस्टल की संरचना, FeCl की संरचना, वाइस प्रतीक, वाइस पैरामीटर, ये कुछ टॉपिक्स है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपन से बार बार पूछे जाते हैं। वाइस प्रतीक, वाइस पैरामीटर, है ना, मिलर सूचकांक, इनका इनको अपन को नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही अपने पास। द्रव क्रिस्टल अपने पास खत्म होता है, मतलब आपका एक क्वेश्चन आपके पास आराम से राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपसे क्या हो जाएगा, यहाँ से कवर हो जाएगा। थैंक यू।